देहरादून में सीएम धामी ने ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की मीटिंग ली है। सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ से पलायन रोकने के लिए सभी विभाग योजनाओं का प्रभावी तरह से इसको लागू करें। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे, साथ ही स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस कर युवाओं को गाँव में ही रोजगार के अवसर दिए जाएं। सीएम धामी ने यह कहा कि कई सालों से उत्तराखंड में रिवर्स पलायन बढ़ा है। लोग गाँवों की तरफ लौटकर रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। देखिए, पलायन हमारे लिए हमेशा एक चुनौती रहा है, लेकिन इन सालों में रिवर्स पलायन बहुत तेजी से हुआ है। लोग अपने अपने गांवों को जुड़ रहे हैं, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपने स्थानों पर रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं और उसमें सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं। चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हो, पर्यटन की योजनाएं हो, अनेक विभागों MSME की योजनाएं हों, उन योजनाओं के माध्यम से लोग रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। जो भी उद्यम वो करना चाहते हैं, हमारे प्रवासी भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने सभी 70 सीटों का सर्वे कराया है। पार्टी के दावे के मुताबिक 34 से 37 सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त में है। लेकिन सवाल तो यह कि आखिर कांग्रेस के सर्वे का कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि 2022 में भी उसने 40 से ज्यादा सीटों का दावा किया था, लेकिन नतीजे आए तो सिर्फ 19 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सत्तर सीटों वाले उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए 36 का आंकड़ा चाहिए होता है। कांग्रेस का दावा है कि स्वतंत्र रूप से कराए गए इंटरनल सर्वे में कांग्रेस को 34 में से 37 सीटें तो बीजेपी को 30 में 33 के बीच सीटें मिल रही हैं। यानी मुकाबला कांटे का है। सर्वे के तहत एजेंसी ने 14,000 लोगों में आमने सामने बातचीत की। हर विधानसभा से 200 लोग इसमें शामिल किए गए। सर्वे बताता है कि बसपा को 0 से 1 और निर्दलियों के खाते में 1 से 2 सीट दी जा सकती है। कांग्रेस इससे उत्साहित है तो बीजेपी कह रही है कि ये एक सपना है जिसे वो पिछले 10 सालों से देखते आ रही है। प्रारंभिक सर्वे जो पार्टी ने करवाया है उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत सुधरी है 2022 की अपेक्षा में। लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट तो बहुत ज़्यादा है। हमारा टारगेट है कि हम किसी भी इस तरह राज्य में कम से कम 50 सीटें इस समय चुनाव में जीते और सरकार मजबूत सरकार बनाए। कांग्रेस की स्थिति ऐसे उस हिरन की तरह हो गई जो मृग मरीचिका की स्थिति होती है और सत्ता उनको अपने पास आती हुई दिखाई देती है, कभी दूर जाती हुई दिखाई देती है और कई वर्षों से कांग्रेस इस मृग मरीचिका के भ्रम का शिकार है। अच्छा है, कुछ दिन और खुश रह लेंगे। कांग्रेस के लिए ये आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं, लेकिन जानकार कहते हैं इसे चुनावी जनादेश मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सर्वे और चुनावी नतीजों के बीच उत्तराखंड में बड़ा फैसला पहले भी दिख चुका है। 2022 में कांग्रेस के पक्ष में कई आंतरिक आंकलन 40 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहे थे, लेकिन जब EVM खुली तो बीजेपी 47 सीटों के साथ सत्ता में लौटी और कांग्रेस 19 पर सिमट गई। देखिए, चुनाव के समय पे इस तरीके के जो सर्वेज हैं ये पॉलिटिकल पार्टी कराते रहती है इंटरनल, और ये हफ्तों, महीनों और दिनों के हिसाब से बदलते रहते हैं। अभी जो माहौल दिख रहा है, जब हम अगस्त में बात कर रहे हैं, हो सकता है सितंबर अक्टूबर आते आते बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। SIR प्रदेश में हो रहा है, SIR के जो आंकड़े हैं वो भी इफेक्ट डालेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस के लिए चलो खुश रहने का एक मौका हो सकता है कि सीट्स अब दिख रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ की जो साफ तस्वीर आएगी, मुझे लगता है वो अक्टूबर नवंबर के बाद से चीज़ें साफ होंगी कि किस तरीके से हवा कहाँ को मुड़ रही है। लेकिन सर्वे पूरी तरह से एक आइडिया तो देते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर खींचते हैं ऐसे मुझे नहीं लगता। फिलहाल कांग्रेस इस सर्वे को अपने पक्ष में माहौल का संकेत मान रही है। बीजेपी भी चुनावी मोड में है और संगठन से लेकर विधायकों के प्रदर्शन तक की समीक्षा कर रही है। ऐसे में 34 से 37 का आंकड़ा कांग्रेस के लिए उत्साह जरूर है, लेकिन ध्यान रहे, जीत सर्वे से नहीं बूथ पर पड़े वोट से तय होगा।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सिडकुल हरिद्वार में बिजली का संकट गहराने से कई कंपनियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। सिडकुल का 80 मेगावाट का मुख्य ट्रांसफार्मर फूकने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की किल्लत पैदा हो गई। कई फैक्ट्रियों में आघोषित कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से उद्यमियों में नाराजगी है। हालांकि बिजली संकट को दूर करने के लिए ऊर्जा निगम ने रामनगर स्थित 220 केवीए का सब स्टेशन से सिडकुल को वैकल्पिक सप्लाई देने की कवायद तेज की है। रुड़की विद्युत वितरण मंडल ने बताया कि रामनगर 220 केवीए से करीब 180 मेगावाट का लोड डायवर्ट किया जाएगा। इसके बाद सिडकुल में बिजली की किल्लत काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। ये फाइनल हुआ कि रुड़की रामनगर से जो है सिडकुल को एक 132 केवी की लाइन जा रही है, जो पीछे हमारे उस टावर पे जा रही है। तो उस पे जो है हम लोग 33 की लाइन से फीड करा के और कुछ लोड जो है 10 से 15 MVA का लोड जो है वहाँ पे देने के लिए प्रयासरत हैं। बुधवार की रात हल्द्वानी के गोरा पड़ाव इलाके में हुए सनसनीखेज लूटकांड से मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में बरेली और सितारगंज के रहने वाले 2 प्रोफेशनल बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली, जबकि घटना को अंजाम देने वाले किच्छा का रहने वाला मास्टरमाइंड यश सिडाना समेत 9 अभी भी फरार हैं। पुलिस फरार चल रहे बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए यूपी के कई शहरों में दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक डकैती का मास्टरमाइंड यश सिडाना भी कुछ दिन पहले यहां जुआ खेलने आया था। उसे पता था कि उसने इस अड्डे में शहर के नामी व्यापारी और धन्ना सेठ जुआ खेलते हैं, इसलिए उसने अपने बदमाश साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बना डाली थी। इसमें से 2 अभियुक्तों का हमने आज गिरफ्तारी हो गया और वो दोनों अभियुक्तों की कब्जे से कुल 66,000 कैश और 1 पिस्तल 4 राउंड और एक घटना में प्रयुक्त 1 पिस्तल 4 राउंड, घटना में प्रयुक्त 1 तमंचा और मल्टीपल राउंड्स मतलब जिंदा कारतूस हमने बरामद किया है। इस पूरे घटना में वंशप्रीत और आपका रघुवीर सिंह, ये दोनों जो है रहने वाले, एक जो है बरेली का रहने वाला है, एक जो है सितारगंज का रहने वाला है। साथियों, इन सब का मास्टरमाइंड एक यश सिडाना है, किच्चा का रहने वाला है। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ये हमेशा क्रिमिनल लोगों के साथ बैठता है और उनका क्रिमिनल गैंग का संचालक के रूप में काम करता है। देहरादून में भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक खत्म हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु ने किया, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले ने किया। बैठक में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा हुई। दोनों पक्षों में सीमा पर अपराध और आपराधिक गतिविधियों से निपटने, इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट, सड़कों और रेलवे नेटवर्क जैसी सीमा अवसंरचना को मजबूत करने तथा प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई। इसके अलावा पिलरों के रखरखाव और अतिक्रमण हटाने, संस्थागत समन्वय और क्षमता निर्माण को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र पर सहयोग जारी रखने की सहमति जताई। मसूरी में घर के जमींदोज होने का वीडियो सामने आया, जिससे एक घर देखते ही देखते पूरी तरह ढह गया। घर मसूरी की कैंपटी रोड पर है। गनीमत ये रही कि समय रहते घर पर लोग नहीं थे, बाहर थे, निकल आए बाहर। इन दिनों बारिश के सीजन में पहाड़ों में इस तरह की लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार घट रही हैं। पूरा मकान जड़ से चला गया। पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा मार्ग में पत्थरों की बरसात हो रही है। बॉर्डर के इस रूट पर मलघाट के पास पहाड़ी लगातार भारी बोल्डर गिर रहे हैं। लगातार पत्थर गिरने से आवाजाही पूरी तरह बंद है। ये रोड चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ता है। वहीं मलघाट के बीते दिनों में भारी लैंडस्लाइड भी हुआ था। पिथौरागढ़ में भारत, नेपाल और चीन को जोड़ने वाले कूलागाड़ का बैली ब्रिज टूटने के बाद वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है। इस बैली ब्रिज के टूटने से बॉर्डर की ब्यास, दारमा और चांदोस घाटियों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। तो वहीं कूलागाड़ में फिलहाल वैकल्पिक रास्ता बना दिया गया है। रास्ता तैयार होने से बैली ब्रिज को भी बनाया जाएगा। गुरुवार से मानसरोवर यात्रियों के नवे दल को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से पार कराया जाएगा।
जो भी लोगों को आवाजाही करनी थी उनको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी पूरी टीम वहाँ पर उपस्थित थी, तो उनके सहयोग से उनको क्रॉस करा दिया गया था। वाहनों के लिए सारी टीम वहीं पर है और आज दिन तक यातायात जो है वैकल्पिक रूप से सुचारू हो जाएगा। उसके बाद जो है बैली ब्रिज भी एक वहाँ पर उपलब्ध है, उसको भी वहाँ पर फिर डिप्लॉय किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर ऋषभ पंत का पैतृक गांव पिथौरागढ़ के पाली में है, लेकिन यह गांव आज भी रोड से नहीं जुड़ पाया। ऐसे में इस गांव को रोड से जोड़ने की मांग तेज होने लगी है। क्रिकेटर ऋषभ के गांव को रोड से जोड़ने की उठती मांगों को देखते हुए सरकारी कवायदें भी तेज हो रही हैं। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने भले ही देश और दुनिया में उत्तराखंड का नाम ऊंचा किया हो, लेकिन गांव को इसका रत्ती भर भी फायदा नहीं मिल पाया है। हालात ये हैं कि उनके पैतृक गांव तक रोड अभी तक नहीं पहुंच पाई है। गंगोलीहाट तहसील के पाली गांव से ऋषभ पंत की जड़ें जुड़ी हैं। इस गांव से उनके पुरखे निकले थे। पाली के ऋषभ पंत ने क्रिकेट की दुनिया में काफी नाम कमाया, लेकिन ऋषभ के रिश्ते पाली से होने का फायदा ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने पाली को रोड से जोड़ने की मांग तेज कर दी है। यही नहीं, ग्रामीणों की मांग को लेकर सरकार भी गंभीर है। कि जो गंगोलीहाट के कोठेरा से जो है सिमलकोट होते हुए सालीखेत गधरे तक सड़क गई है, अगर उसको 5 किलोमीटर ऊपर और जोड़ दिया जाए तो ऋषभ पंत के गांव पाली गांव तक वो सड़क चली जाएगी और आपकी अगरून बैंडा आंवला घाट वाली सड़क में मिल जाएगी, जिससे जो हमारा क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत है उनके गांव को भी जुड़ जाएगा। फिलहाल यहाँ कोठेरा से होते हुए सिलाखेत गधेरे तक रोड बनी है, लेकिन सिर्फ 5 किलोमीटर की कटिंग नहीं होने से ग्रामीण सड़क से महरूम है। अगर ये रोड पाली गांव होते हुए आंवला घाट तक पहुंचती है तो ग्रामीणों को मुख्यालय पहुंचने के लिए दूरी भी कम तय करनी होगी। ऋषभ पंत भी उत्तराखंड के पहाड़ों में बसने का मन बना चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से जमीन देने की गुहार भी लगाई थी। ऐसे में संभव है कि पाली का लाल अपने पुरखों की जमीन पर कुछ नया प्लान भी बना सकता है। अपने अधिकारी को हमने निर्देश दिया है कि वहां जाकर के क्या कितनी दूरी और क्या अलाइनमेंट हो सकता है, कैसे उस गांव तक सड़क पहुंचे, क्योंकि उन्होंने एक गौरव हमारा देश का बढ़ाया उत्तराखंड का, तो उनके गांव तक सड़क पहुंचना ये अपने आप में ज़रूरी है। पाली तक रोड बनने से जहां ऋषभ पंत का सम्मान बढ़ेगा, वहीं ग्रामीणों को खासी राहत भी मिलेगी। यही नहीं, रोड पहुंचने के साथ ही इस गांव को वे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी जिसकी दरकार आम लोगों को रहती है। ऐसे में अब ये देखना है कि सरकारी सिस्टम कब तक स्टार क्रिकेटर के गांव तक रोड पहुंचा पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रदेश में 77 डेंगू के मरीज सामने आ गए। अकेले राजधानी देहरादून में 66 मरीज मिले। दून मेडिकल कॉलेज में जहां मरीजों के इसलिए स्पेशल डेंगू वार्ड बना है, वहीं नगर निगम का दावा है कि फॉगिंग करवाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि डेंगू के मरीजों का लगातार सामने आना गंभीर मसला है। इसे देखते हुए जिन एरियाज से मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, वहां सेंट्रलाइज करते हुए नगर निगम को फॉगिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सर, मैंने सारे जनपद के सीएमओ के साथ, जिसमें हमारे स्वास्थ्य सचिव और डीजीपी को भी मीटिंग में बुलाया गया था, सबसे सीधे बात हुई और सबको अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है कि वो चाहे वो प्लेटलेट्स हों, चाहे वो डायरिया संबंधित दवाइयाँ हों, चाहे वो वैक्सीन हो, सबको बिल्कुल तैयार रखें, अलर्ट मोड पर रहें। अगर इस तरह की नौबत आती है तो बिल्कुल, और जहाँ पर ये डेंगू होने की संभावना है लगातार उसकी जांच करें और ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित करें। तो उन्होंने काफी इसमें कार्रवाई की गई है। अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शहर में कई जगह गुलदार देखे गए तो ग्रामीण इलाकों में लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर रहे हैं। वन विभाग ने पिंजड़े लगाए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अल्मोड़ा जिले में इन दिनों गुलदार का खौफ है। ग्रामीण इलाकों में लगातार हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला बेड़ीछीना क्षेत्र का है, जहां दुकान जा रहे एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया। उधर जिले के कई इलाकों में गुलदार पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं ग्रामीण हो या शहर में रहने वाले लोग, हर कोई गुलदार के बढ़ते आतंक से सहमा हुआ है। मैं सीधे घर से दुकान को जा रहा था और अकेला था मैं। रास्ते में जाते समय अचानक पीछे से मेरे को झपटा हो, मेरे को ठेस से रास्ते से नीचे फेंक दिया उसने। उसके बाद हाथ में डंडा था मेरा, डंडे से मैंने चिल्लाया तो साइड से भाग गया नीचे को। गुलदार के बढ़ते हमलों को देखते हुए वन विभाग की टीम भी सक्रिय है। लोगों की मांग पर जिले के करीब 1 दर्जन संवेदनशील स्थानों पर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। हालांकि अब तक केवल एक ही गुलदार पिंजरे में फंसा है। गुलदार का मूवमेंट है, काफी जगह से हमें शिकायत भी आ रही है और जहाँ भी शिकायत मिल रही है वहाँ पे वन विभाग की टीम निरंतर उस पे रिस्पॉन्ड कर रही है। वहाँ पे हम निरंतर हमारी टीम गश्त कर रही है, कैमरा ट्रैप्स भी लगाए जा रहे हैं और जो हम कुछ टेक्नोलॉजी एनिमल डिटेक्शन डिवाइस जिसे बोलते हैं उसके माध्यम से, जैसे एनाइडर हो गया, फॉक्सलाइट हो गया, ये भी स्थापित कर रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो पलायन की वजह से जिले के कई गाँव लगभग खाली हो चुके हैं। आबादी कम होने के कारण जंगली जानवर अब भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में वन्य जीव और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकना प्रशासन और वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चलिए अब नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। टिहरी में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल 2026 का आयोजन किया गया। योजना के प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियों को रवाना किया गया। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के चौपाल का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है, कहा। बागेश्वर विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल का आयोजन। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। चमोली के ईरानी ग्राम सभा में मलबा आने से सड़कें बंद होने से लोग परेशान हैं। इलाज के लिए गर्भवती महिलाओं को पैदल चलकर ही जाना पड़ रहा है। चमोली में गोचर में बंद घर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कई दिन से चोर की तलाश कर रही थी। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया। आरोपी हरिद्वार में एक बीजेपी नेता है। विकासनगर में शक्ति नहर हादसे में 3 दिन से लापता रजत पुंडीर का शव मिला। कार डूबने की वजह से रजत की मौत हो गई थी। बागेश्वर में बारिश के चलते जगह जगह मलबा आने से जिले की 9 सड़कें बंद। पिंडर घाटी में जाकर खुद डीएम ने जायजा लिया। हरिद्वार में गुरुवार रात परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। गाड़ियों की जांच फिटनेस की गई और 500 से ज्यादा गाड़ियों के कागजों का भी गड़बड़ी उनमें देखने को मिली है। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला 15 सितंबर से शुरू होगा और 23 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा के साथ खत्म होगा। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग इन दिनों खाली खाली दिखाई दे रहा है। केदारनाथ की कपाट खुलने के बाद शुरुआत में करीब 2.5 महीने तक सोनप्रयाग श्रद्धालुओं से सैलाब उमड़ा, लेकिन आजकल बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या काफी घट गई। सोनप्रयाग का नजारा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आजकल भीड़ काफी कम है और बैंकिंग काउंटर भी खाली दिख रहे हैं। उम्मीद है कि अब सितंबर महीने में फिर से केदारनाथ धाम की यात्रा रफ्तार पकड़ेगी। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति के पर्याय माने जाते हैं। ऐसा ही एक पर्व है सोर घाटी पिथौरागढ़ का हिल जात्रा पर्व, जो मुखौटों के लिए जाना जाता है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साधारण से नजर आने वाले ये मुखौटे किसी नाटक में अभिनय करने वाले कलाकारों के नहीं हैं, बल्कि इन मुखौटों के पीछे छिपा है करीब 500 साल पुराना इतिहास, जिसकी इबारत लिखी थी पिथौरागढ़ के 4 मेहर भाइयों ने।
16वीं सदी में यहाँ के मेहर भाई पड़ोसी मुल्क नेपाल गए थे, जहाँ नेपाल नरेश ने मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर ये मुखौटे इनाम में दिए थे। तब से ही पिथौरागढ़ में हिल जात्रा मनाने का आगाज हुआ था। इन दिनों आस्था के इस लोक पर्व को मनाने की तैयारियां सोर घाटी में जोरों पर हैं। इसका इतिहास नेपाल से जुड़ा हुआ है और मेरे हाथ में जो अभी मुखौटा देख रहे हैं ये बाबा लखिया का मुखौटा है, जो हमारे आराध्य देव हैं। इन्हें भगवान शंकर का गण भी माना जाता है। दक्ष प्रजापति की कहानी से जुड़ा हुआ है। जब भगवान शंकर क्रोधित होते हैं, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करते हैं तो अपनी जटा पटकते हैं। उस जटा से जो वीरभद्र पैदा होता है, उसी वीरभद्र का रूप यह लखिया बाबा है। नेपाल से भारत आए ये मुखौटे वीरता के साथ ही सोरघाटी पिथौरागढ़ की सुख और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। इन मुखौटों में लखिया भूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल और हिरन के मुखौटे शामिल हैं। हिल यात्रा के दिन इन्हीं मुखौटों की मदद से कलाकार पहाड़ के कृषि प्रेम को दर्शाते हैं और पर्व में कलाकारों का दमदार अभिनय देखकर लोग दंग रह जाते हैं। आस्था, विश्वास और रोमांच का प्रतीक हिल यात्रा अब पिथौरागढ़ की पहचान बन गई है। हर साल हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें हम ये हिल यात्रा के मुखौटों को रंगने का कार्यक्रम करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के मुखौटे सजाए जाते हैं। लखिया का है, गलिया का है, बड़ी नेपाली हॉल है, छोटी हॉल है, ये नकटी है, कई प्रकार की छोटी मोटे चमकाए जाते हैं। तेजी से बदलते इस दौर में जहां एक तरफ लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर जा रहे हैं, उसी दौर में पिथौरागढ़ के लोग अपनी 500 साल पुरानी विरासत को आज भी सहेजे हुए हैं, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि पहाड़ आधुनिकता और परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।